हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 6 और 7 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो आज 9 तारीख है, 9 जून है और इसमें 6-7 तारीख को वीडियो आ नहीं पाया था और उसके बाद बकरीद की छुट्टी फिर संडे हो गया था, तो इस वजह से वीडियो को हम लोग स्किप नहीं करेंगे। सारा वीडियो एक साथ मर्ज कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वीडियोस को छोटा छोटा करने के दृष्टिकोण से 6 और 7 तारीख का वीडियो अभी मिल रहा है आपको। थोड़ी देर बाद आपको 8 और 9 जून का करंट अफेयर का वीडियो एक बार फिर से मिल जाएगा और थोड़ी देर बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और इसके बाद अनावरत रूप से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। संडे के दिन ऑफिस ऑफ रहता है, इस वजह से उस दिन करंट अफेयर नहीं आ पाता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा आगे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए 6 और 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेली न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रही है। और ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूपीपीसीएस और बीपीएससी परीक्षा के लिए भी रामबाण साबित होने वाली है। देखा जाए तो पिछले लास्ट 6 महीनों के जो करंट अफेयर होते हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। और आरओ की परीक्षा जो अब आज से 47 दिन शेष है, आज से देखा जाए तो 47 डे, ठीक है, आरओ की परीक्षा शेष है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और रिवीजन क्लासेस हमारी घटना चक्र के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिस रिवीजन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जीएस का रिवीजन चल रहा है, जीएस 70+ नंबर वाली सीरीज चल रही है, समीक्षा अधिकारी सीरीज के नाम से। यहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 30 क्लास के साथ हार्ड कॉपी भी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए जो ये सीरीज है, ऑनलाइन सीरीज, समीक्षा अधिकारी सीरीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सीधे हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट से कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। आप गूगल ओपन करिए और सर्च करिए SSGCP, SSGCP आप सर्च करिए, होम पेज ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप सीधे जाइए वीडियो लेक्चर के सेक्शन में, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए और वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पर आरओ ऑनलाइन रिवीजन सीरीज आपको दिख जाएगा। क्लिक करिए इस पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला जो लगा हुआ है डेमो के तौर पर लगा हुआ है, पहला वीडियो और पीडीएफ इसका डेमो के तौर पर लगा हुआ है। आप जाइए देखिए और यहाँ पर लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं, लोगों का रिव्यू देखिए कैसा रिव्यू दे रखा है, आप पूरा रिव्यू जाके देख सकते हैं। और पूरा रिव्यू देखने के बाद आपको समझ में आती हैं चीजें, आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इसका हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, कोर्स कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन के अंतर, ठीक है, आपके जो घर है जहां पर आपने एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस पर हमारी हार्ड कॉपी आपके घर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्या क्या दिया जा रहा है देखा जाए, सबसे पहले आरओ रिवीजन सीरीज में यहाँ पर 30+ क्लास, लगभग 32 से 35 क्लास होगी और क्लास पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा गया। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। जिन लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, वहां से व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करते रहेंगे आसानी से। ठीक है, और कोर्स को कंप्लीट होने पर इसकी हार्ड कॉपी की फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आरओ रिवीजन सीरीज में देखा जाए टेबल के फॉर्मेट में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियोस डेमो के तौर पर यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, आप जाइए, लगभग 5 से 6 वीडियो, मतलब 5 वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के बाद देखा जाए करंट अफेयर की जो सीरीज है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए जो करंट अफेयर जून महीने का पैकेज है, ठीक, एक पैकेज के फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं, जनवरी से रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, डेली आपको वीडियो क्लास मिलती है, डेली क्लास पीडीएफ और पीपीटी प्रोवाइड कर दिया जाता है, डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। महीने के अंत में देखा जाए तो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है और एक फुल लेंथ का टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दिखाने का प्रयास करूंगा कि पीडीएफ हमारी कैसी होती है। ये इंग्लिश में हमारी पीडीएफ, ठीक है, हम लोग ऐसे पीडीएफ आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ कंटेंट। यहाँ पर आप जाइए, आसानी से देखिए, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है और ये मुश्किल से 50 पेज की पीडीएफ है। 50 पेज की पीडीएफ में पूरे महीने की महत्वपूर्ण खबरें जो है सब कुछ इसमें समाहित किया गया, लगभग 300+ खबरें इसमें होती हैं। ठीक है, वैसे ही सेम हिंदी का भी है, हिंदी का भी कंटेंट सेम है और कंटेंट दोनों सेम ही है, हिंदी इंग्लिश में कोई भी अंतर नहीं है। जैसा आप लोग कहते रहते हैं कि सर अंतर तो नहीं है, तो अंतर कोई नहीं है। कंटेंट आप हमारा जाके देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के। यहां पर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए विश्व कीट दिवस। जो विश्व कीट दिवस है ये कब मनाया जाता है, यहां पर देखा जाए दुनिया भर में हर साल 6 जून का जो दिन है इसको विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस कीट के प्रति जागरूकता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह दिवस जो होता है ये कीट जागरूकता दिवस के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 6 जून 2025 को विश्व कीट दिवस मनाया गया और हर साल 6 जून का जो दिन होता है इसको विश्व कीट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर देखा जाए यह दिवस जो है, विश्व कीट दिवस जो है, ये कीटों के महत्व और कीट प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है।
विश्व कीट दिवस की पहली बार देखा जाए, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो सन 2017 में बीजिंग में सेलिब्रेट किया गया था। कहां पर? बीजिंग में, चीन में सेलिब्रेट किया गया था 6 जून 2017 को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व कीट दिवस पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। आगे देखा जाए विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर देखा जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया था। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 7 जून 2019 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो यूएनजीए है, यूएनजीए के द्वारा सन 2018 में, कब? 2018 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। और यहां पर देखा जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, याद रखना, फूड सेफ्टी, ठीक है, प्रिपेयर फॉर अ अनएक्सपेक्टेड, ये थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का। और ये थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। अब ये संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर चर्चा कर ले। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 जून के दिन मनाया जाता है। कब? 6 जून के दिन मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए इस आयोजन की स्थापना, जो ये आयोजन होता है विश्व संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो होता है, ये 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि यूनेस्को के द्वारा जो यूएन रशियन लैंग्वेज डे है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखा जाए संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक कहा जाता है। यानी कि इसी दिन देखा जाए तो अलेक्जेंडर पुश्किन जो है इनकी जयंती भी होती है और इनको आधुनिक रूसी भाषा का जनक माना जाता है। परीक्षा में आपसे पूछे कि आधुनिक रूसी भाषा का जनक किसे कहा जाता है, तो रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन को जनक माना जाता है आधुनिक रूसी भाषा का। चलिए आगे चर्चा करते हैं, भारत बना अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारत के वी श्रीनिवासन को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, याद रखना किसको चुना गया है? भारत के वी श्रीनिवासन। ठीक है, वी श्रीनिवासन को 2025 से 28, कार्यकाल कब से कब तक? 25 से 28 तक के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, जिसको आप IIAS के नाम से भी जानते हैं, इसका जो प्रशासन परिषद है, प्रशासनिक परिषद है, उसका अध्यक्ष चुना गया है। आगे चर्चा कर ले, वे प्रशासन परिषद के अध्यक्ष के रूप में बाहरीन के रायद बिन शम्स का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रायद बिन शम्स। ठीक है, रायद बिन शम्स का स्थान लेंगे। और रायद बिन शम्स कहां के थे? ये बाहरीन के थे। ठीक है, और यहां पर वी श्रीनिवासन का नाम याद रखना, ये है वी श्रीनिवासन। चलिए आगे देखा जाए, प्रशासन परिषद IIAS का मुख्य शासी निकाय है। IIAS में भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग करता है। यहां पर देखा जाए वी श्रीनिवासन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव भी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए भारत बेसिकली, ठीक है, अध्यक्ष बन गया है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का भारत अध्यक्ष बन गया है। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, मतलब अध्यक्ष कौन होंगे यहाँ पर? तो अध्यक्षता संभाल रहे हैं जो हमारे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके सचिव। सचिव का नाम क्या है? याद रखना, वी श्रीनिवास। ठीक है, वी श्रीनिवास जो है ये अध्यक्षता संभालेंगे। चलिए आगे हम बात करें उलन बटार ओपन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर उलन बटार ओपन 2025, अब जैसा कि आप जानते हैं जो उलन बटार है मंगोलिया की राजधानी है। यहां पर चर्चा कर ले, भारतीय पहलवानों ने 2025 उलन बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 21 पदकों में देखा जाए तो 21 पदकों में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। ठीक है, जो उलान बटोर ओपन हुआ था कहां पर हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। और यहीं पर जो भारतीय दल था उसने टोटल 21 पदक जीते। उन 21 पदकों में देखा जाए तो 6 स्वर्ण पदक थे, 7 रजत पदक थे और 8 कांस्य पदक थे। 6, 7, 8 याद रखना, 6, 7, 8 ये पदकों की संख्या थी। और टोटल 21 पदक के साथ जो भारत देखा जाए अपना अभियान यहां पर समाप्त किया। चर्चा कर ले, इसका आयोजन 29 मई से 1 जून 2025 तक मंगोलियाई राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे? स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन से लोग थे? यहां पर जो 6 लोग हैं उन 6 लोगों का नाम देख लीजिए और उनकी कैटेगरी भी लिखी हुई है। ठीक है,
रितिका हुड्डा महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता था। वहीं पर अंतिम पंघाल महिलाओं के 53 कैटेगरी में जीता है स्वर्ण पदक। नेहा सांगवान ने महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। मुस्कान ने महिलाओं की 59 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर हर्षिता ने महिलाओं की 72 किलोग्राम कैटेगरी पर स्वर्ण पदक जीता है। और अनिल मोरे ने ग्रीको रोमन कैटेगरी में देखा जाए तो 55 किलोग्राम जो श्रेणी थी उसमें स्वर्ण पदक जीता। तो यहां पर इन 6 लोगों का नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो गोल्ड जीतते हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, रितिका हुड्डा, अंतिम पंघाल, नेहा सांगवान, मुस्कान, हर्षिता और अनिल मोरे, ये 6 लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारत ने उलन बटोर ओपन में टोटल 21 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 स्वर्ण है, 7 रजत है और 8 कांस्य पदक है। ठीक है, तो रजत और कांस्य जीतने वालों को आप नहीं याद रख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ण वालों को जरूर याद रखिए। और कहां पराजित किया गया था? मंगोलिया में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखा जाए, तलमांका की पहाड़ियों में मिली आर्किड की नई प्रजातियां। ये देखा जाए तो डाउन टू अर्थ का इनपुट है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। वैज्ञानिकों ने कोस्टा रिका और पश्चिमी पनामा की ठंडी धुंध भरी तलमांका पहाड़ियों में आर्किड की 3 नई प्रजातियां खोजी हैं। इन प्रजातियों को प्लूरोथैलिस मेट्रिसिल्वे, प्यूरोथैलिस पिजियोनियाना और प्यूरोथैलिस वेंकेलियाना नाम दिया गया है। इनका नाम याद रखना, पिलियोथेरिस, ठीक है, पिलियोरोथेरिस तो पहला नाम इनका यही है, पिलियोथेरिस। लास्ट वाला याद रखना मेट्रिसिल्वे, फिर उसके बाद प्रिजियोनियाना, फिर उसके बाद देखा जाए वेंकेलियाना। ये 3 आर्किड की नई प्रजातियां हैं जो खोजी गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये आर्किड की प्रजातियां हैं। कहां कहां खोजी गई हैं जरूर याद रखिएगा, कोस्टा रिका और पश्चिमी पनामा की ठंडी धुंध भरी तलमांका की पहाड़ियों में खोजी गई हैं। ठीक है, आर्किड की 3 नई प्रजातियां तलमांका की पहाड़ियों में खोजी गई हैं। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये यूपीपीसीएस, देखिए अभी तक क्या होता था कि यूपीएससी जो नई प्रजातियां होती है ना, यूपीएससी उनसे संबंधित सवाल पूछता है, लेकिन अब यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस जो है वो भी यूपीएससी को टोटली कॉपी करने लगा। क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है वो यूपीएससी का कितने पेयर सही है, यूपीएससी ने 2023 में पूछा, अब यूपीपीसीएस ये पूछना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब क्वेश्चन के फॉर्मेट को कॉपी कर सकता है तो जो प्रजातियां होती हैं, एनवायरमेंट से संबंधित जो सवाल होते हैं उनको भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस वजह से याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, ये तीनों प्रजातियां 1400 से 2500, यहां पर देखा जाए 1400 से 2550 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हालांकि इनमें से हर एक का विकास अलग अलग तरीके से होता है। हर एक का विकास जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। आपसे यहां पर कथन कारण में ये भी पूछा जा सकता है कि ये समंदर में पाई गई, ठीक है, लेकिन ये समंदर में नहीं पाई जाती। कहां पर? 1400 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, यानी कि पहाड़ों पर पाई जाती है। चलिए आगे बात करें, हिमाचल का पहला सोलर मॉडल गांव बनेगा कांगड़ा का राजखस गांव। यहां पर देखा जाए कांगड़ा का राजाखस गांव जो है ये हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव बनेगा। ठीक है, सोलर मॉडल गांव बनेगा, याद रखिएगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी, यूपी का पहला मॉडल सोलर सिटी कौन सा है? सोलर सिटी आप कमेंट करके बताइए किसको विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। चलिए पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। कांगड़ा जिले के इंदौर ब्लॉक, ठीक है, कांगड़ा जिले का जो इंदौरा ब्लॉक है यहां स्थित राजा खास गांव अब हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज बनने जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कांगड़ा जिले का है ये, ठीक है, कांगड़ा जिले का जो इंदौरा ब्लॉक है, इंदौरा ब्लॉक का एक गांव है राजा खास ब्लॉक, ठीक है, राजा खास गांव यहां पर है और ये हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज बनने जा रहा है। चलिए आगे हम चर्चा करें, भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर, ठीक है, BIT पर हस्ताक्षर किया गया है दोनों देशों के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और परीक्षा में आपसे डायरेक्टली क्या पूछेगा? डायरेक्टली यही पूछेगा कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा कर लेते हैं। भारत और किर्गिस्तान ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते का आदान प्रदान भी किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री झिनीबेक कुलबाएव मोल्दोकानिबुच ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इससे भारत और किर्गिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा,
कि भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। यहां पर देखा जाए तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। चर्चा कर लेते हैं। जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निकट रामगढ़ बांध से इस अभियान की शुरुआत की है। कहां से? जयपुर के निकट रामगढ़ बांध से इस अभियान की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिनमें जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना, जल स्रोतों की सफाई करना, पारंपरिक जल स्वरूप हैं उनको बहाल करना और उनके संरक्षण से संबंधित कार्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? एग्जाम में पूछे कि किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई। कब की गई थी इसकी शुरुआत? तो पर्यावरण दिवस जब आप सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। ठीक है, 5 जून को इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी नौसेना की यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यहां पर जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है नौसेना की यशस्वी सोलंकी। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एड कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर होता है। जो राष्ट्रपति होता है ये आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। यहां पर देखा जाए यह पहला मौका है जब नौसेना की किसी महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एड कैंप के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो यहां पर देखा जाए जो सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति का एड कैंप किसको नियुक्त किया गया है? यहां पर जो यशस्वी सोलंकी है और ये पहली महिला है। ठीक है, नेवी की पहली महिला है जिनको एडीसी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति का। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे सवाल, महिलाओं से संबंधित ऐसे सवाल जो किसी पद पर पहली बार पहुंच रही हैं, यूपी पीसीएस ने बहुत कायदे से पूछा है। चाहे वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हो या फिर उसके बाद में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला हो, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला हो, तेजस उड़ाने वाली पहली महिला हो, ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार आते रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन? नाम याद रखना, यशस्वी सोलंकी। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। फ्लिपकार्ट को सीधे उपभोक्ताओं और विक्रेता ऋण देने के लिए आरबीआई से मिली मंजूरी। बेसिकली यहां पर देखा जाए जो एनबीएफसी होती है उसका लाइसेंस मिल गया है फ्लिपकार्ट को। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि एनबीएफसी का लाइसेंस निम्नलिखित में से किसको मिला है? 4 ऑप्शन दे दे, अमेजन, फिर उसके बाद में अजियो, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा। तो यहां पर फ्लिपकार्ट टिक कर देना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस हासिल कर लिया है, एनबीएफसी का लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिससे यह भारत में ऐसे लाइसेंस पाने वाला पहला बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि एनबीएफसी का लाइसेंस पाने वाली भारत में पहला ई कॉमर्स ब्रांड कौन सा है? तो फ्लिपकार्ट है। ठीक है, एनबीएफसी का लाइसेंस पाने वाला भारत में पहला ई कॉमर्स ब्रांड कौन सा? 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे फ्लिपकार्ट को आप टिक कर देना आंख बंद करके। यहां पर देखा जाए इस कदम से फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे उधार दे सकेगा, मतलब लोन दे सकेगा। हालांकि वह इस लाइसेंस के तहत जमा स्वीकार नहीं कर सकते, मतलब आप यहां जमा नहीं कर सकते हैं लेकिन लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहां देखा जाए यह कदम भारत में ई कॉमर्स आधारित वित्तीय सेवाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो यह पॉइंट याद रखना कि फ्लिपकार्ट जो है इसको एनबीएफसी का दर्जा दे दिया गया है, एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया गया है और यहां पर पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको भारत में यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा था और फ्रेंच ओपन में देखा जाए तो कल उसके फाइनल रिजल्ट आ गए। धीरे धीरे करके हम सारे फ्रेंच ओपन के जो रिकॉर्ड है उन पर चर्चा कर लेंगे। यहां फ्रेंच ओपन 2025 मिश्रित युगल की बात करते हैं। ठीक है, तो इटली की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी सारा ईरानी और एंड्रिया वावसस्सोरी, ठीक है, एंड्रिया वावसस्सोरी ने अमेरिकी जोड़ी टेलर टाउनसेंड और इवान किंग को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराकर रोलैंड गैरोस। अब ये रोलैंड गैरोस कहां पर है? जो रोलैंड गैरोस है ये पेरिस में है और यहीं पर फ्रेंच ओपन हो रहा था। ठीक है, यहीं पर फ्रेंच ओपन हो रहा था। जो क्ले कोर्ट होता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है।
क्ले कोर्ट पर फ्रेंच को जो फ्रेंच होता है ना वो फ्रेंच ओपन, इसका आयोजन किया जाता है। और रोलांड गैरोस जो है ये पेरिस में अवस्थित है। और यहीं पर जो मिश्रित युगल है, किसने जीता है मिश्रित युगल का खिताब? तो सारा ईरानी और एंड्रिया वाव सेसोरी ने जीता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों की जोड़ी ने जीत लिया है। चलिए आगे हम बात कर लें। पिछले साल यूएस ओपन जीतने के बाद यह उनका दूसरा सबसे बड़ा खिताब था, यानी कि ये जोड़ी जो है, इस जोड़ी ने लास्ट ईयर देखा जाए तो यूएस ओपन जीता था। ठीक है, और उसके बाद यह दूसरा सबसे बड़ा खिताब है ईरानी के लिए। यह रोलांड गैरोस में जीती गई एक और ट्रॉफी थी। इससे पहले उन्होंने पिछले साल हमवतन जैस्मिन पाओलिनी के साथ महिला युगल का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि यहां पर जो ईरानी है, सारा ईरानी, इन्होंने लास्ट ईयर देखा जाए तो ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, और पेरिस ओलंपिक वहीं पर रोलांड गैरोस जो है वहीं पर अवस्थित, वहीं पर खेला जा रहा है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन भी इस बार देखा जाए तो सारा ईरानी ने जीता। लास्ट ईयर अपनी हमवतन यानी फ्रांस की ही जैस्मिन पाओलिनी के साथ में इन्होंने जीता था, ठीक है, महिला युगल का खिताब। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। एस महेंद्र देव बने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, एस महेंद्र देव जो है ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बन गए। यहां पर चर्चा कर लें। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ एस महेंद्र देव को 2 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक है, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका अध्यक्ष चुना गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेंद्र देव ग्रामीण विकास, सार्वजनिक नीति और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह लेंगे, जो नवंबर 2024 में पूर्व अध्यक्ष विवेक देवराय के निधन के बाद अंतरिम रूप से कार्य कर रहे थे। मतलब जब विवेक देवराय का निधन हुआ उसके बाद अंतरिम रूप से सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे ये पद संभाल रहे थे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का, ठीक है, परिषद के अध्यक्ष का। और अब क्या हुआ है, यहां पर देखा जाए तो एस महेंद्र देव जो है इनको पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके लिए 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल इनका टाइम ड्यूरेशन होगा। चलिए आगे देखा जाए। सुदर्शन वेणु होंगे टीवीएस मोटर्स के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, परीक्षा वहां से डायरेक्टली पूछे कि हाल ही में टीवीएस मोटर का नया अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर निम्नलिखित में से किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सुदर्शन वेणु होंगे। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट को। टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि सुदर्शन वेणु को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। मतलब ये अपना पदभार जो है ये 25 अगस्त 2025 को संभालेंगे सुदर्शन वेणु। अभी देखा जाए कौन है तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। यह परिवर्तन वर्तमान अध्यक्ष सर राल्फ स्पेथ, क्या नाम है इनका, सर राल्फ स्पेथ के निर्णय के बाद हुआ है, जिन्होंने कहा, बोर्ड को अधिसूचित किया था कि हम अपना कार्यकाल विस्तार अब नहीं लेंगे और 22 अगस्त को, ठीक है, जो निर्धारित वार्षिक बैठक है उसके समापन के बाद अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखना अभी वर्तमान में जो टीवीएस मोटर्स है उसके अध्यक्ष कौन है, राल्फ स्पेथ है। और बनने वाले कौन है, यहां पर देखा जाए 25 अगस्त 2025 को कौन बनेंगे, सुदर्शन वेणु होंगे। ठीक है, नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे यानी कि एमडी होंगे। चलिए आगे देखा जाए। कुमार मंगलम बिरला यूएसआईएसपीएफ द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। कुमार मंगलम बिरला समूह के चेयरमैन, यहां पर देखा जाए आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, इनको वाशिंगटन डीसी में यूएसआईएसपीएफ द्वारा आयोजित 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि यूएसआईएसपीएफ द्वारा निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, इन्हीं को प्रदान किया गया वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार। आगे देखा जाए। यह पुरस्कार अमेरिका भारत आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा वैश्विक उद्यम में उनके नेतृत्व को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, वैश्विक उद्यम में कुमार मंगलम बिरला की जो कार्य है उन उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है यूएसआईएसपीएफ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदला गया है। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होने वाली है 20 जून से, उसका नाम बदल दिया गया है। यहां पर चर्चा कर ले। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी और इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने का फैसला किया है। जो पटौदी ट्रॉफी होती थी किसके किसके बीच, इंग्लैंड और इंडिया के बीच होती थी, उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब तक इसे पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार होने वाली जो टेस्ट सीरीज है
इसको सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा और उसी के नाम पर खेला जाएगा। ठीक है, तो इस बार सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ट्रॉफी जो है, परीक्षा में से ऐसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर एंड जेम्स एंडरसन ट्रॉफी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, याद रखिएगा। पटौदी ट्रॉफी को पहली बार 2007 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। यानी भारत और इंग्लैंड के बीच 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2007 में पटौदी ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, 2025 में उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यहां पर देखा जाए, यह ट्रॉफी पटौदी परिवार के नाम पर रखी गई थी, जिसने भारतीय क्रिकेट में 2 कप्तान इफ्तिकार अली खान पटौदी और मंसूर अली खान पटौदी दिए थे। ठीक है, यहां पर आप सैफ अली खान को जानते हैं। ठीक है, सैफ अली खान पटौदी खानदान के इस टाइम पे जो पटौदी रियासत है उसके राजा हैं सैफ अली खान, हीरो। और उन्हीं के बाप दादा थे इफ्तिकार अली खान और मंसूर अली खान। तो ये लोग 2 कप्तान रह चुके हैं पटौदी खानदान के, और इन्हीं के नाम पर देखा जाए 2007 में भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट हुआ था 75 साल सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है, उसका नाम पटौदी ट्रॉफी रखी गई थी। उसका नाम अब परिवर्तित करके सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ट्रॉफी रखी गई है। आगे चर्चा करें, आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% घटा दी है, यानी कि 0.50% कम कर दी है रेपो रेट को। चर्चा कर लेते हैं। 6 जून को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 50 बेस पॉइंट यानी कि 0.5% घटाने का ऐलान किया है। अब नया जो रेपो रेट है वो कितना हो गया है, अब नया रेपो रेट 5.50% हो गया। कितना, 5.50%। परीक्षाओं से पूछे कि जून 2025 में मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के बाद वर्तमान रेपो रेट की दर कितनी है, तो वर्तमान रेपो रेट की दर है 5.50%। देखा जाए, इस साल फरवरी में रेपो रेट 6.50 से घटाकर 6.25% और अप्रैल में 6% की गई थी। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले, आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, इन्होंने बताया कि कैश रिजर्व रेशियो भी 4% से घटाकर 3% किया गया है। यानी कि जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, ये 4% था, इसको घटाकर 3% कर दिया गया है। और वहीं पर जो रेपो रेट था, वो रेपो रेट कितना हो गया है, वो 6% से घटाकर 5.50% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सीआरआर और रेपो रेट। चलिए आगे देखा जाए, डैसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहां पर प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब जो ढांचे होते हैं, कलपुर्जे होते हैं, वो भारत में भी बनाए जा सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। 6 जून को फ्रांस एविएशन कंपनी डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच में एक डील हुई है। इस दौरान दोनों कंपनियों 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एग्रीमेंट के तहत अब राफेल फाइटर जेट की फ्यूजलेज यानी कि विमान का मुख्य ढांचा भारत में बनाया जाएगा। जो विमान है, विमान का ऊपरी जो ढांचा है वो भारत में बनाया जाएगा, और इसके लिए हैदराबाद में एक फैक्ट्री का स्थापना भी की जाएगी। हैदराबाद में देखा जाए तो एक फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, इस फैक्ट्री में राफेल के फ्रंट सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलेज, रियर सेक्शन और लेटरल सेल्स जैसे जरूरी ढांचों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। भारत में यह काम वित्तीय वर्ष 2028 से शुरू होने की संभावना है। मतलब भारत में देखा जाए तो यह कार्य 2028 से प्रारंभ भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो फ्रांस की जो एविएशन कंपनी है डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच में जो राफेल है, राफेल के कल पुर्जे बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते के तहत हैदराबाद में एक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहां पर, आज के क्या मैं आपको बताऊं, 6 और 7 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे हमने चर्चा की लगभग आधे घंटे में, और इसके बेसिस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या था? थीम आपको बताना है। पहला प्रश्न यही है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? सेफ फूड फॉर बेटर हेल्थ, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, इंश्योर सेफ्टी इंश्योर न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर असर्शन और रीजन यानी कथन कारण से संबंधित सवाल है। चर्चा कर लेते हैं। भारत के वी श्रीनिवास को आईआईएएस के प्रशासनिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। रीजन कह रहा है वे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, यहां पर आपको बताना है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है आर गलत है।
ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है उलान बटार ओपन 2025, ठीक है, में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 18 पदक जीते हैं, 21 पदक जीते हैं, 24 पदक जीते हैं या 19 पदक जीते हैं? आप यहां पर स्वर्ण रजत, जब आप आंसर दीजिएगा स्वर्ण रजत और कांस्य जरूर लिखिएगा, इन तीनों को भी ब्रैकेट में जरूर लिखना, तब इसका उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव बनने वाला राज्य, जो राजखासा गांव है, ये किस जिले में स्थित है? जो राजखासा गांव है हिमाचल प्रदेश का, किस जिले में अवस्थित है? मंडी में, शिमला में, कांगड़ा में या ऊना में? क्वेश्चन नंबर 5 है भारत और किर्गिस्तान के बीच BIT पर हस्ताक्षर किस शहर में हुआ और भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? ये आपको बताना है, किस शहर में हुआ और भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? बिस्केक में हुआ, ठीक है, जयशंकर ने हस्ताक्षर किया, नई दिल्ली में हुआ, निर्मला सीतारमण ने हस्ताक्षर किया, अलमाटी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया, या दुशांबे में हुआ, पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किया? तो आप बताइए यहां पर भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो BIT पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये किस शहर में हुआ और भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर भारत के, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ 6 नहीं लगा हुआ है, आप इसको 6 मान लीजिए, ठीक है, या 6 छोड़िए, आप इसको 7 के 6 को स्किप करिएगा, 7 से आंसर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के एड कैंप यानी कि ADC बनने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? भावना कंठ, यशस्वी सोलंकी, सलिजा धामी या कार्बी गोगोई? तो ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपसे एग्जैक्ट पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है NBFC लाइसेंस प्राप्त करने के बाद फ्लिपकार्ट को निम्न में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? कौन सी गतिविधि फ्लिपकार्ट नहीं कर सकती है? सीधे ऋण देना, विक्रेताओं को कर्ज देना, उपभोक्ताओं को EMI ऑफर करना या जमाए स्वीकार करना? तो यहां पर कौन सा पॉइंट है जो निषिद्ध है, जो कार्य फ्लिपकार्ट नहीं कर सकती है? बाकी 3 कार्य कर सकती है, एक कार्य है जो नहीं कर सकती, वो आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है S महेंद्र देव ने किसकी जगह जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसका अध्यक्ष पद संभाला है? विवेक देवराय की जगह संभाला है, रघुराम राजन की जगह संभाला है, सुमन बेरी की जगह संभाला है या कौशिक बसु की जगह संभाला है? और अंतिम प्रश्न है पटौदी ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है? विराट रूट ट्रॉफी, कोहली कुक ट्रॉफी, सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन ट्रॉफी या धोनी ब्राड ट्रॉफी? ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉफियों के नाम लिखे हुए 4 ट्रॉफी है, इन ट्रॉफी में से कौन सा सही है? जो पटौदी ट्रॉफी है उसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 स्किप हो गया, तो आप उस 6 को स्किप कर दीजिएगा, बाकी सवालों के उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए, 10 सवालों का उत्तर दीजिए, वीडियो को एंजॉय करिए। थोड़ी देर बाद आपको जो 8 और 9 तारीख का करंट अफेयर है उसका भी वीडियो मिल जाएगा, इंतजार करिए, थोड़ी देर में वो वीडियो भी आपके बीच उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद आया अगर तो लाइक करिए और सवालों का उत्तर दिया करिए, फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।